अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर अंबर तारिक एंड आई एम लेक्चरर ऑफ डीपीटी एट टाइम्स इंस्टीट्यूट मुल्तान। और आज हम लोगों ने विजुअल फिजियोलॉजी में टॉपिक पढ़ना है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो है मेनली आपके ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करवा रहे होते हैं। ये रेगुलेट करते हैं मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स, प्रोटीन्स और वाटर। और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपके पास कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं? नंबर 1 इज़ कॉर्टिसोल, सेकेंड इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉन, थर्ड इज़ कॉर्टिसोन। उसके बाद सोर्स ऑफ सिक्रीशन इनकी ये जो है ये जोना फेसिकुलेटा लेयर होती है एक एड्रीनल कॉर्टेक्स में, उधर से सिक्रीट या रिलीज़ हो रहे होते हैं। और कुछ उसमें एड्रीनल कॉर्टेक्स, सपोज ये आपकी एड्रीनल कॉर्टेक्स है तो इसमें दो लेयर्स होती हैं जो इसको कवर कर रही होती हैं। एक होती है जोना रेटिकुलरिस और एक होती है फेसिकुलेटा। ये रेटिकुलरिस हो गई, ये फेसिकुलेटा हो गई। तो इसमें मेजर जो है अमाउंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की वो फेसिकुलेटा से रिलीज़ हो रही होती है और स्मॉल क्वांटिटी जो है वो रेटिकुलरिस लेयर से रिलीज़ हो रही होती है। उसके बाद सोर्स ऑफ सिंथेसिस आ जाती है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, तो उसमें एक फ्लो चार्ट बना हुआ है। तो सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल, पे कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज एंजाइम एक्ट करेगा। कोलेस्ट्रॉल डेस्मोलेज एंजाइम एक्ट करेगा, ये इसको कन्वर्ट कर देगा प्रेग्निलोन में। प्रेग्नियोलोन जो है वो कन्वर्ट होगा इनटू 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्निलोन, प्रेग्निलोन इन द प्रेजेंस ऑफ 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। ये आपके साथ मैं स्लाइड शेयर कर दूंगी, आप उसमें देख लीजिएगा फ्लो चार्ट ज़्यादा डिटेल से। मैं आपको फ्लो चार्ट में मतलब स्टेप्स बता रही हूँ, मेन स्टेप्स क्या होते हैं। फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रोग्नेलोन जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, in the presence of an enzyme 3 beta hydroxy steroid dehydrogenase। देन ये 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू 11 डी कॉर्टिसोल, डीऑक्सीकॉर्टिसोल। और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट कर रहा होता है वो है आपका 21 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। देन ये 11 डीऑक्सीकॉर्टिसोल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉर्टिसोल जो मेन आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन है। और यहाँ पे एंजाइम आपका एक्ट कर रहा होता है 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज। ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से एक कॉर्टिसोल आ गया और उसके अलावा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन से आपके पास आ जाता है यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन एक्ट करता है। प्रोजेस्टेरॉन इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म है और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इसकी इनएक्टिवेटेड फॉर्म है। और यहाँ पे आपके पास एंजाइम जो इसको प्रमोट कर रहा होता है इस रिएक्शन को वो है P450C17। तो ये आपका इस तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की सिंथेसिस हो रही होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो कन्वर्ट होता है प्रेग्नेलोन में, प्रेग्नेलोन 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेलोन में, और फिर वो कन्वर्ट होता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में, और प्रोजेस्टेरॉन से वो कन्वर्ट हो रहा होता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन में। मतलब कुछ अमाउंट इधर से आ जाती है और कुछ अमाउंट इधर से प्रेग्नेलोन से कन्वर्ट हो जाती है। फिर 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन जो है वो 11 डी कॉर्टिसोल में कन्वर्ट होता है और डी कॉर्टिसोल जो है एंड में फाइनल प्रोडक्ट आपको देता है कॉर्टिसोल। देन केमिस्ट्री और हाफ लाइफ इसकी ये C21 स्टीरॉयड होता है। C21 का मतलब है कि इसमें कार्बन आइटम्स जो हैं वो 21 प्रेजेंट होते हैं। हाफ लाइफ इसकी कॉर्टिसोल की 70 to 90 मिनट्स होती है, कॉर्टिकोस्टेरॉन की 50 मिनट्स और कॉर्टिसोन की नोन नहीं है अभी तक। फंक्शंस इसके क्या होते हैं कि ये जो हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी करवाते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है वो आपकी
4% ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी करवाता है और कॉर्टिसोन जो है वो 1% एक्टिविटी करवाता है। लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन्स होते हैं ये। फंक्शंस इसके क्या होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म कराते हैं, प्रोटीन, फैट मेटाबॉलिज्म, वाटर मेटाबॉलिज्म, मिनरल मेटाबॉलिज्म, बोन पे, मसल्स पे, ब्लड सेल्स, वास्कुलर रिस्पॉन्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, परमिसिव एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, रेजिस्टेंट टू स्ट्रेस, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स, एंटी एलर्जिक एक्शंस, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रमोट करते हैं। ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मतलब न्यू और जेनेसिस मतलब सिंथेसिस। तो सिंथेसिस ऑफ न्यू ग्लूकोज उसको आप कहते हैं फ्रॉम अमाइनो एसिड्स। तो वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ये रिएक्शन प्रमोट कर रहा होता है और इनहिबिट करता है अपटेक और यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज को। हाइपर सिक्रीशन कराता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। अगर हाइपर सिक्रीशन होगी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की तो वो इंक्रीज़ करता है आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल और हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन डेवलप हो जाती है। साथ आपकी ग्लूकोज यूरिया कंडीशन डेवलप हो जाती है, जिसको ग्लूकोज यूरिया का मतलब है कि यूरिन में अगर ग्लूकोज लेवल ज़्यादा हो तो उसको ग्लूकोज यूरिया कहते हैं और एड्रीनल डायबिटीज़ कॉज हो सकती हैं। और अगर इसी की हार्मोन की हाइपोसिक्रीशन यानी डेफिशिएंट हो जाती है, कम हो जाती है बॉडी में सिक्रीशन, तो वो कॉज कर सकती है हाइपोग्लाइसीमिया, यानी आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो कम हो जाएगा और ये फास्टिंग के दौरान भी ये कंडीशन डेवलप हो सकती हैं। उसके बाद प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, उसमें सेलुलर प्रोटीन्स को ये कम करता है, प्लाज्मा लेवल ऑफ अमाइनो एसिड ज़्यादा कर रहा होता है और प्रोटीन कंटेंट इन लिवर जो है उसको इंक्रीज़ करता है। ये किस तरह से कैटाबॉलिज्म करवाता है प्रोटीन्स का, उसमें डिफरेंट मेथड्स आ जाते हैं। सबसे पहले रिलीजिंग अमाइनो एसिड फ्रॉम द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट फ्रॉम द लिवर इनटू द ब्लड, और इंक्रीज़ करता है आपकी अपटेक ऑफ अमाइनो एसिड्स बाय हेपेटिक सेल्स फ्रॉम ब्लड। और हेपेटिक सेल्स में अमाइनो एसिड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। उसी प्रोसेस को आप ग्लूकोनियोजेनेसिस भी कहते हैं। फिर फैट मेटाबॉलिज्म आ जाता है, उसमें सिंपल ये मोबिलाइजेशन कराता है फैटी एसिड्स की फ्रॉम एडिपोज टिश्यू, इंक्रीज़ कराता है कंसंट्रेशन ऑफ फैटी एसिड्स इन ब्लड को और इंक्रीज़ कराता है यूटिलाइजेशन ऑफ फैट फॉर एनर्जी। देन वाटर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द मेंटेनेंस ऑफ वाटर कंटेंट इन द बॉडी बाय एक्सेलरेटिंग एक्सक्रीशन ऑफ वाटर। मिनरल मेटाबॉलिज्म में सोडियम और पोटेशियम का जो है कंसंट्रेशन उसकी मेंटेन करवाता है। अगर इसकी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की हाइपर सिक्रीशन हो जाती है यानी इसकी रिलीज़ जो है या सिक्रीशन बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो ये एडीमा कॉज कर सकता है बॉडी में, हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है, हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया का मतलब है, कैलीमिया मतलब पोटेशियम और हाइपो डिक्रीज़। तो डिक्रीज़ पोटेशियम जो है वो बॉडी में पोटेशियम का जो है कंसंट्रेशन या क्वांटिटी वो कम कर देता है, मस्कुलर वीकनेस कॉज कर सकता है और इस तरह से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज़ करते हैं आपके ब्लड कैल्शियम लेवल को बाय इनहिबिटिंग इट्स एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन। बोन्स में ये क्या करता है, इसकी अगर हाइपर सिक्रीशन बोन रिजॉर्प्शन यानी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करता है और इनहिबिट करता है बोन फॉर्मेशन या मिनरलाइजेशन, उसमें ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी आ जाती है और इसकी हाइपर सिक्रीशन अगर होगी तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो डेवलप हो सकता है। मसल्स में ये इंक्रीज़ करता है कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स इन मसल्स को और हाइपर सिक्रीशन इसकी कॉज कर सकती है मस्कुलर वीकनेस ड्यू टू लॉस ऑफ प्रोटीन। ब्लड सेल्स में ये ईओसिनोफिल्स के नंबर को डिक्रीज़ करता है ब्लड में और ये हार्मोन्स जो हैं डिक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ बेसोफिल्स एंड लिम्फोसाइट्स और इंक्रीज़ करते हैं नंबर ऑफ सर्कुलेटिंग आरबीसीज। वास्कुलर रिस्पॉन्स में ये वेजोकंस्ट्रिक्शन कराता है, इसमें एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन जो है वो एसेंशियल होते हैं इसके, मतलब जो एक्शन एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं वही एक्शन ये भी कर रहे होते हैं, मतलब वेजोकंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेजल्स। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये करवाता है आपकी हार्मोन जो है पर्सनैलिटी चेंजेस डेवलप करवा सकता है, लाइक इरिटेबिलिटी या मूड चेंजेस आ सकते हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन ऑन एनीथिंग, मतलब किसी भी चीज़ पे उसकी कंसंट्रेशन नहीं रहती अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाती है हार्मोन की। परमिसिव एक्शन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में आपके पास आ जाता है एग्जीक्यूशन ऑफ एक्शंस ऑफ सम हार्मोन्स ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं बॉडी में जो आपके सिर्फ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की प्रेजेंस में आपके एक्टिवेट या स्टार्टअप हो सकते हैं। अगर वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स डिक्रीज़ मिलेंगे आपकी बॉडी में या उनकी क्वांटिटी कम हो रही है तो उसमें वो एक्शंस भी कंप्लीट नहीं हो पाते। तो इसमें कैलोरी जर्निंग इफेक्ट आ जाता है, ग्लूकागोन का लाइपोलिटिक इफेक्ट आ जाता है, कैटाकोलेमाइंस का, लाइपोलिटिक मतलब ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स, वास्कुलर इफेक्ट्स, ब्रोंकोडाइलेटर इफेक्ट। फिर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस आ जाता है, उसमें सिंपल आपको फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो हैं वो मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, इंक्रीज़ करवाते हैं।
सिक्रीशन ऑफ ACTH और उससे जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन इंक्रीज़ हो जाती है। और ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशंस ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू बॉडी अगेंस्ट स्ट्रेस कंडीशंस। उसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स आ जाते हैं, उसमें मैकेनिकल या केमिकल फैक्टर्स आ जाते हैं। सम सब्सटेंसेस आर रिलीज फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया और इन्फ्लेमेशन को ये मेंटेन करवाते हैं या प्रिवेंट करवाते हैं। उसके बाद आपकी आ जाती है ग्लूकोकॉइड जो है वो प्रिवेंट किस तरह से करते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस को। अगर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन स्टार्ट हो गया होता है तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है उस इन्फ्लेमेशन की रेजोल्यूशन या मिनिमाइजेशन करवाते हैं और रैपिड हीलिंग में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रिवेंट करते हैं आपके इन्फ्लेमेटरी चेंजेस बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस from damaged tissues by stabilizing the membrane of lysosomes and thereby preventing vasodilation and erythema। वेजोडाइलेशन और एरिथमा को ये प्रिवेंट करते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन डेवलप करवाते हैं, प्रिवेंट्स रशिंग ऑफ ब्लड टू द मतलब ब्लीडिंग को जो वो प्रिवेंट करते हैं और ब्लड का जो है उस अफेक्टेड एरिया में एंटर होना जो है वो प्रिवेंट करते हैं या पूलिंग ऑफ ब्लड जो है वो प्रिवेंट करते हैं। परमिएबिलिटी ऑफ कैपिलरीज को डिक्रीज करते हैं, प्रिवेंट करते हैं लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा इनटू द अफेक्टेड टिश्यू, इनहिबिटिंग द माइग्रेशन ऑफ ल्यूकोसाइड्स, सप्रेसिंग टी सेल एंड अदर ल्यूकोसाइड्स, एंटी एलर्जिक रिएक्शंस करवा सकते हैं, इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट्स होते हैं जिसमें ये सप्रेस करते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स और लिम्फोइड टिश्यूज़ और ये प्रिवेंट करते हैं रिलीज ऑफ इंटरल्यूकिन 2 बाय टी सेल्स। मोड ऑफ एक्शन इसका ये होता है कि ये बाइंड करते हैं विद हार्मोन रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं और एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो एक्टिवेट करता है डीएनए को और उसको कन्वर्ट करवा देता है मैसेंजर आरएनए में। मैसेंजर आरएनए सिंथेसिस कराता है एंजाइम्स की विच कैन ऑल्टरनेट या विच कैन चेंज योर सेल फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन इसकी किस किस तरह होती है, इंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो रेगुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की सिक्रीशन बाय सिक्रीटिंग ACTH हार्मोन। ACTH जो है उसकी जो है रेगुलेशन होती है बाय हाइपोथैलेमस थ्रू कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर और फीडबैक रेगुलेशन हो सकती है जिसमें ट्रॉमा आ सकता है, इन्फेक्शन, इंटेंस हीट या कोल्ड, इंजेक्शन ऑफ नॉन एपिनेफ्रीन या अदर सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग, सर्जरी, इंजेक्शन ऑफ नेक्रोटाइजिंग सब्सटेंसेज और ऑलमोस्ट एनी डेबिलिटेटिंग डिजीज़। रोल ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी आता है, इंटीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल करता है आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स बाय सिक्रीटिंग एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और ये मेनली कंसर्न होता है आपकी कॉर्टिसोल की सिक्रीशन के साथ और ये प्ले करता है माइनर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन। सोर्स ऑफ सिक्रीशन इसकी बेसोफिल क्रोमोफिलिक सेल्स होते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी की, 39 अमाइनो एसिड्स होते हैं, हाफ लाइफ इसकी 10 मिनट्स होती है, कंसनट्रेशन प्लाज्मा में इसकी 3 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होती है। सिंथेसिस इसकी कैसे होती है, ACTH जो है वो एक प्रोटीन से बन रहा होता है जिसको प्री-प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन कहते हैं। इसकी एब्रीविएशन POMC होती है। अलॉन्ग विद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये जो प्री-प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन होता है ये आपका फॉर्म करता है बाय प्रोडक्ट्स लाइक बीटा लाइपोट्रोपिन, गैमा लाइपोट्रोपिन और बीटा एंडोर्फिन। फिर उसके अलावा 2 और बाय प्रोडक्ट्स होते हैं इनके अलावा जिसको अल्फा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और बीटा मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं। ये एनिमल्स में सिक्रीट होते हैं, ह्यूमंस में सिक्रीट नहीं होते हैं। एक्शंस इसके ये होते हैं, ये स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करता है, सिक्रीटरी एक्टिविटी करवाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स की और एड्रीनल कॉर्टेक्स पे इसके क्या क्या एक्शंस होते हैं, मेंटेनेंस कराता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, वास्कुलराइजेशन कराता है, कन्वर्जन कराता है कोलेस्ट्रॉल की इनटू प्रेग्निलॉन और प्रीकर्सर होता है ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का। फिर रिलीज कराता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, प्रोलॉन्गेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्शन ऑन वेरियस सेल्स, अदर नॉन एड्रीनल एक्शंस ऑफ ACTH उसमें मोबिलाइजेशन ऑफ फैट्स फ्रॉम टिश्यूज, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इफेक्ट करवाता है, इट कॉजेज डार्कनिंग ऑफ स्किन। मेलानोसाइट जो मेलानिन पिगमेंट जो होता है वो आपकी स्किन का जो है कलर चेंज करता है, डार्कन करता है स्किन को, तो डार्कनिंग ऑफ स्किन कराता है बाय एक्टिंग ऑन मेलानोफोर्स। रोल ऑफ हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है वो रेगुलेशन कराता है कॉर्टिसोल की सिक्रेशन की बाय कंट्रोलिंग द ACTH सिक्रीशन थ्रू कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। देन फीडबैक कंट्रोल आ जाता है, कॉर्टिसोल रेगुलेट करता है अपनी खुद की सिक्रीशन को फ्रॉम अ नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल बाय इनहिबिटिंग द रिलीज ऑफ कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर फ्रॉम हाइपोथैलेमस एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फ्रॉम इंटीरियर पिट्यूटरी। ये फीडबैक कुछ इस तरह से होता है,
कि सबसे पहले इसमें आ गया इमोशन, जो स्टिमुलस आपने प्रोवाइड किया, इमोशन, स्ट्रेस हो गया, ट्रॉमा हो गया। उसके बाद हाइपोथैलेमस जो है इस कंडीशन में एक्टिवेट होगा, हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होगा और वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर को रिलीज़ करेगा, जिसको CRF भी कहते हैं। देन कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है, फैक्टर जो है, वो इंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा या उसको स्टिमुलेट करेगा, जो आपका ACTH या एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज़ करेगा। देन आपका आ जाता है एड्रीनल कॉर्टेक्स, ये बनाएगा एड्रीनल कॉर्टेक्स, एड्रीनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा। एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो आपका कॉर्टिसोल बनाएगा। कॉर्टिसोल जो है वो यहाँ से फीडबैक इनहिबिशन करवाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी तक, या नेगेटिव फीडबैक, और साथ ही आपका हाइपोथैलेमस पे भी जा रहा होता है। तो इस तरह से इसकी रेगुलेशन होती है। उसके बाद स्टीरॉयड हार्मोन टारगेट सेलुलर इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो रिसेप्टर्स क्लोजली रिजेंबल करते हैं और शेयर करते हैं सिमिलैरिटीज़ इन देयर लिगेंड एंड DNA बाइंडिंग डोमेन्स। क्लासीफाई होते हैं इनटू टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 रिसेप्टर जो हैं वो स्पेसिफिक होते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स के लिए और उनमें हाई एफिनिटी होती है, यानी एफिनिटी बाइंडिंग पावर होती है फॉर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और टाइप 2 जो हैं वो स्पेसिफिकली होते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के लिए और वो एक्सप्रेस होते हैं विजुअली सब सेल्स में। फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कराते हैं, उसमें कॉर्टिसोल जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, 95% ऑफ ऑल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी करवाता है। कॉर्टिकोस्टेरॉन जो है वो आपकी 4% एक्टिविटी करवाता है। कॉर्टिसोन जो है वो आपका सेम पोटेंट या सेम स्ट्रॉन्ग होता है एज कॉर्टिसोल। प्रेडनिसोन जो है वो सिंथेटिक होता है, यानी आर्टिफिशियल होता है और 4 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है एज कॉर्टिसोल। मिथाइल प्रेडनिसोन है वो भी सिंथेटिक है और 5 टाइम्स स्ट्रॉन्ग होता है एज कॉर्टिसोल। और डेक्सामेथासोन है वो सिंथेटिक है और 30 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज कॉर्टिसोल होता है। फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आ जाते हैं, उसमें एल्डोस्टेरोन है, डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन है, कॉर्टिकोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और कॉर्टिसोन है। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। ये थे हमने पढ़े ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। अब मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो हैं वो क्या होते हैं कि उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इन नेचर होते हैं और वो सोडियम और पोटेशियम की मेंटेनेंस में हेल्प कर रहे होते हैं, बॉडी में उसका कंटेंट को रेगुलेट करते हैं। उसमें आपके पास 2 हार्मोन्स आ जाते हैं, एक है एल्डोस्टेरोन और एक है 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। सोर्स ऑफ सिक्रीशन जैसे हमने पढ़ा था कि वो जोना फेसिकुलेटा से रिलीज़ हो रहे होते हैं, ये जोना रेटिकुलरिस से या ग्लोमेरुलोजा से सिक्रीट हो रहे होते हैं। इसका भी फ्लो चार्ट उसी तरह आ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल किस तरह से कन्वर्ट हो रहा होता है। केमिस्ट्री और हाफ लाइफ C21 और 20 मिनट्स इसकी हाफ लाइफ होती है। फंक्शंस इसके ये होते हैं कि 90% एक्टिविटी जो है वो एल्डोस्टेरोन कराता है और ये असेंशियल होते हैं फॉर लाइफ और मेंटेन करवाते हैं आपकी ऑस्मोलैरिटी और ECF वॉल्यूम को। एल्डोस्टेरोन के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जिसमें आ जाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम और सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आइंस। फंक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरोन उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में उसके फंक्शंस बताए हुए हैं। सोडियम आइंस पे किस तरह से इफेक्ट करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर, पोटेशियम आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, इंटेस्टाइन। सोडियम आइंस में ये करता है कि अगर इसकी हाइपर सिक्रीशन हो जाए, बॉडी में कंसंट्रेशन इसकी ज़्यादा हो जाए, तो लॉस ऑफ सोडियम वहाँ पे शुरू हो जाता है थ्रू यूरिन फ्यू मिलीग्राम्स में पर डे। तो उस वजह से सोडियम का कंटेंट या कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाती है और कंडीशन डेवलप हो जाती है हाइपर नेट्रीयूरिया। हाइपर का मतलब ज़्यादा, नेट्री सोडियम, यूरिया किस यूरिन में सोडियम का कंटेंट ज़्यादा हो गया। उसके बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में वाटर रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ये सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कराता है और नेट रिजल्ट जो आपको मिलता है वो ECF वॉल्यूम में इंक्रीज़ मिलता है। एल्डोस्टेरोन जो है वो इंक्रीज़ करता है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को, कंसंट्रेशन कराता है सोडियम की इन बॉडी और ये इंक्रीज़ वाटर के कंटेंट को कोई इफेक्ट उस पर नहीं आ रहा होता। फिर ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज़ होगा जब ECF वॉल्यूम, तो ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा ड्यू टू इंक्रीज़ इन ब्लड वॉल्यूम। एल्डोस्टेरोन एस्केप या एस्केप फिनोमिना किसको कहते हैं, एस्केप ऑफ किडनी
from salt retaining effects of excess administration और secretion of aldosterone, उसको hyperaldosteronism भी कहते हैं। इसमें होता ही है कि escape of kidney मतलब किडनी में से जो है salt retaining effects जो हैं वो ख़त्म होना शुरू होते हैं। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, बॉडी में इंजेक्ट करते हैं एल्डोस्टेरॉन, तो सॉल्ट रिटेनिंग कैपेसिटी जो है उसकी ज़्यादा मतलब वर्क करना जो है वो बंद कर देती है और उसमें किडनी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही होती है, जिसको आप कहते हैं प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म। मैकेनिज़्म इसका ये होता है कि ये एल्डोस्टेरॉन लेवल जब बॉडी में इंक्रीज़ होता है तो एक्सेस रिटेंशन हो जाती है सोडियम और वाटर की बॉडी में। ये इंक्रीज़ करती है आपकी वॉल्यूम ऑफ ECF और ब्लड प्रेशर, और उसके बाद ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ करता है आपका ECF वॉल्यूम थ्रू 2 टाइप ऑफ रिएक्शन। उसमें 2 टाइप के रिएक्शन आ जाते हैं। एक होता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड, इसको ANP भी कहते हैं। सेकंड आपके पास आ जाता है प्रेशर डायूरेसिस। एट्रियल नाइट्रिक यूरेटिक पेप्टाइड में ये स्टिमुलेट करता है ANP की सिक्रीशन फ्रॉम एट्रियल मसल्स ऑफ हार्ट विच कॉजेज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन एल्डोस्टेरॉन। मतलब कि इसमें ये होता है कि ANP की सिक्रीशन ज़्यादा होती है, उसकी वजह से सोडियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और उस वजह से जो है आपकी एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन ज़्यादा होने के बावजूद जो है सोडियम की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ नहीं होती, तो उसको आप कहेंगे एल्डोस्टेरॉन एस्केप। सेकेंड इसमें आता है प्रेशर डायूरेसिस। प्रेशर डायूरेसिस जो है एक्सक्रीशन अगर हो जाती है एक्सेस सॉल्ट की या वाटर की ड्यू टू हाई ब्लड प्रेशर थ्रू यूरिन, उसको प्रेशर डायूरेसिस कहते हैं। ये डिक्रीज़ करती है सॉल्ट और वाटर की कंटेंट को इन ECF, और हाइपर सिक्रीशन के बावजूद एल्डोस्टेरॉन की ये उसको डिक्रीज़ करती रहती है। बिसाइड्स ANP के बावजूद जो है 2 नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड्स इसके अलावा भी प्रेजेंट होते हैं, जिसको ब्रेन नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं और C टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड कहते हैं। ये आपके रिलीज़ होते हैं बाय कार्डियक मसल्स और ये एक्ट करते हैं ऑन ANP विच रिड्यूस योर सोडियम एक्सक्रीशन। फिर उसके बाद एल्डोस्टेरॉन एस्केप की वजह से एडीमा वाली कंडीशन डेवलप हो सकती है। देन आपका पोटेशियम आयंस की एक्सक्रीशन को ये ज़्यादा कर रही होती है एल्डोस्टेरॉन। हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन में इंक्रीज़ करती है आपकी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को। एल्डोस्टेरॉन कॉज करता है ट्यूबुलर सिक्रीशन या रिलीज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। स्वेट ग्लैंड्स और सलाइवरी ग्लैंड्स पे इसका क्या इफेक्ट होता है? स्वेट ग्लैंड्स जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरॉन लॉस ऑफ सोडियम फ्रॉम द बॉडी इज़ प्रिवेंटेड, और सेम इफेक्ट जो है वो आपको सलाइवा पे भी मिलता है। इंटेस्टाइन में ये होता है कि एल्डोस्टेरॉन की डेफिशिएंसी जो है वो डायरिया कॉज कर सकती है विद लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर। मोड ऑफ एक्शन जो है ये मैसेंजर RNA के साथ बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और इस तरह से एक्ट करते हैं। सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स में इसमें ये होता है कि एल्डोस्टेरॉन आपका लिपिड इनसॉल्यूबल होता है, लिपिड सॉल्यूबल होता है, ये डिफ्यूज़ कर देता है इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिथेलियल सेल्स थ्रू लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, और उसके बाद साइटोप्लाज्म में जाके ये बाइंड करता है आपके रिसेप्टर के साथ और अपने फंक्शंस एग्जीक्यूट करवाना शुरू कर देता है। रेगुलेशन इसकी 4 तरह से होती है। एक इंक्रीज़ इन पोटेशियम आयन कंसनट्रेशन इन ECF, डिक्रीज़ इन सोडियम आयन कंसनट्रेशन इन ECF, डिक्रीज़ इन ECF वॉल्यूम और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। उसमें सबसे पहले आपका आ जाता है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, और सेकंड आ जाता है कि वो रेनिन को जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस ऑफ किडनी से जो रिलीज़ हो रहा होता है आपका रेनिन हार्मोन, वो एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्लाज्मा, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 जो है वो 2 में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ACE इनहिबिटर्स, और एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आपका एक्ट करता है जोना ग्लोमेरुलोजा पे और सिक्रीट करता है मोर एल्डोस्टेरॉन। और लास्ट में हमने बस ये देखना है कि डेफिशिएंसी हो जाए तो कहाँ कहाँ जो है डिस्टर्बेंस आ रही होती है। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी हो गई एल्डोस्टेरॉन की, डेफिशिएंसी होगी तो इंक्रीज़ हो जाएगी आपकी पोटेशियम की कंसंट्रेशन इन ECF, और सेकंड जो है आपकी डिक्रीज़ हो रही है सोडियम
और क्लोराइड की कंसंट्रेशन इन ECF। इसमें पोटेशियम की जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो कार्डियक टॉक्सिसिटी हो सकती है। कार्डियक टॉक्सिसिटी की वजह से आपके पास एरिथमिया डेवलप हो सकता है। एरिथमिया से क्या होगा, कार्डियक डेथ हो सकती है। और उसमें सोडियम और क्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से डिक्रीज होगा आपका ECF वॉल्यूम। ECF वॉल्यूम जब डिक्रीज होगा तो डिक्रीज हो जाएगा आपका ब्लड वॉल्यूम, कार्डियक डिसफंक्शन हो जाएगा और अल्टीमेटली डेथ कॉज करेगा ये। इसीलिए एल्डोस्टेरॉन की जो है बॉडी में कंसंट्रेशन डेफिशिएंट नहीं होनी चाहिए। उसको मेंटेन करवाने के लिए आपको फौरी तौर पे जो है ट्रीटमेंट इंटरवेंशंस उसको प्रोवाइड करनी है, ताकि डेथ जो है वो सडन डेथ ना उसमें हो जाए, शॉक की कंडीशन में ना पेशेंट चला जाए। आपने कोशिश करनी है कि कंसंट्रेशन पोटेशियम की जब इंक्रीज़ हो रही है तो आप पोटेशियम किसी तरह उसको एडमिनिस्टर करें। थ्रू डाइट भी आप उसको रिकमेंडेशंस दे सकते हैं या आप इंजेक्ट भी कर सकते हैं उसकी बॉडी में। और सोडियम और क्लोराइड जो है वो डायरिया में जैसे या डिहाइड्रेशन में सोडियम का जो है लॉस हो जाता है, स्वेटिंग अगर उसको पेशेंट को ज़्यादा हो रही है तो उसमें लॉस हो जाता है, तो उसमें भी आप एडमिनिस्टर कर दें, कोई इंजेक्शन के थ्रू दे दें या ड्रिप वगैरह लगा दें, और इस तरह से आपने उसकी डेफिशिएंसी को कंपनसेट करना होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।